नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और जो हिस्ट्री के क्लासेस हैं उसे आप एंजॉय कर रहे होंगे। इतिहास की जो पीछे की क्लासेस हैं मैं उम्मीद करता हूँ आप उसको खूब आज एंजॉय कर रहे होंगे और उसी के क्रम में हम लोग आगे की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और आगे की क्लास में जो हमें पढ़ना है वो है गांधी युग। गांधी युग। गांधी युग को भारत में 1500 से लेकर के 1947 तक या उनकी मृत्यु 1948 तक मानते हैं। ठीक है, पीछे हमने देखा था कि 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म गुजरात के काठियावाड़ के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। एक बार फिर से गांधी युग की बात कर रहे हैं तो हम लोग उनका जन्म पीछे हालांकि हम लोग देख चुके हैं, उनकी माता जी का नाम, उनकी पत्नी का नाम, उनके पुत्र, लेकिन एक बार फिर से हम लोग इसमें थोड़ा सा, बहुत ज्यादा ब्रीफ नहीं, थोड़ा सा उनका चर्चा करेंगे। सिर्फ हम लोग कि जन्म इनका 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी और स्थान क्या था? स्थान था गुजरात के काठियावाड़ डिस्ट्रिक्ट के पोरबंदर नामक स्थान पर, पोरबंदर नामक स्थान पर। ठीक है, पोरबंदर नामक स्थान पर इनके जो पिता थे वो काठियावाड़ के दीवान थे। इनके जो पिता थे वो क्या थे? काठियावाड़ के दीवान थे। और इन्होंने अपनी पढ़ाई, हमने देखा था कि इंग्लैंड से कंप्लीट की थी ना। इन्होंने अपनी बैरिस्टर की पढ़ाई कहाँ से कंप्लीट की थी? इंग्लैंड से कंप्लीट की थी। तो उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं कि इन्होंने अपनी पढ़ाई इंग्लैंड से बैरिस्टर की पढ़ाई पूरा करने के बाद ये भारत के जो किसान थे दादा अब्दुल्ला नाम मिलता है, दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए ये दक्षिण अफ्रीका गए थे। कहाँ गए थे? केस था लड़ने के लिए कहाँ गए? ये दक्षिण अफ्रीका गए। हम उनका प्रारंभिक जीवन पढ़ रहे हैं गांधी जी का। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका में ये जब वो जा रहे थे ट्रेन से, तो दक्षिण अफ्रीका में एक प्लेटफॉर्म था पीटर मारिट्सबर्ग नामक प्लेटफॉर्म पर इनको ट्रेन से उठा करके फेंक दिया गया, बाहर प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया गया। हाँ? तो इनके साथ ये तो यातना हो। दूसरी चीज, जब वो दक्षिण अफ्रीका गए ना तो वहां उन्होंने देखा कि जो भारतीय मजदूर हैं दक्षिण अफ्रीका में, भारतीय मजदूर ये कब वहां पहुंच गए थे? तो 1890 ईस्वी में, लगभग 1890 ईस्वी में ज्यादातर भारतीय मजदूर अफ्रीका में गन्ने की जो मिल थी उसमें काम करने के लिए गए थे। और वहां पर उन्होंने देखा कि भारतीय मजदूरों का क्या हो रहा है? उत्पीड़न हो रहा है। ठीक है, उन्होंने
इसको देखा कि भारतीय मजदूरों का उत्पीड़न, उत्पीड़न मतलब क्या, जैसे उनको समय से मजदूरी ना मिलना, उनके साथ काले गोरे का भेद रखना, ठीक है, मिल में, ये सारी चीजों को उन्होंने देखा और उन्होंने निश्चय किया कि अब वो अफ्रीका में ही रहेंगे। और जब तक, जैसे दादा अब्दुल्ला को उन्होंने जिद दर्ज कराई है, जब तक भारतीय उत्पीड़न, भारतीय मजदूरों के उत्पीड़न का वो कष्ट समाप्त नहीं कर देते, वो वहीं रहेंगे, ठीक है। और वो वहीं रहते हुए भारतीय मजदूरों के उत्पीड़न का विरोध करने लगे। वहां की जो लोकल गवर्नमेंट थी, स्थानीय सरकार थी, उसका विरोध करते हुए उन्होंने एक मैगजीन निकाला, एक पत्रिका का संपादन किया और इसका नाम मिलता है इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का संपादन किया उन्होंने, ठीक है। इंडियन ओपिनियन पत्रिका का संपादन करने लगे वो, और वहां से वो दिन प्रतिदिन सत्याग्रह की शुरुआत धीरे धीरे करने लगे। 1906 ईस्वी में ऐसा मिलता है कि 1906 ईस्वी में जो वहां की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या किया था कि जो भारतीय मजदूर अफ्रीका में रह रहे हैं वो अपना पंजीकरण प्रमाण पत्र लेकर ही घूमेंगे ना। तो इन्होंने कहा कि ये तो गलत है, ये 1890 से रह रहे हैं, अब तक इनको यहाँ की मान्यताएं, उससे भी पहले से वो रह रहे हैं, तो अब तक इनको यहाँ की मान्यताएं मिल जानी चाहिए ना। तो अब से इन्होंने क्या किया कि पंजीकरण पत्र का विरोध किया। पंजीकरण पत्र का क्या किया इन्होंने, विरोध किया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब ये रोज शाम को अपना जो पंजीकरण पत्र अपना भूल जाता था, लोकल गवर्नमेंट वहां के उठा करके उनको क्या करती थी, जेल में डाल देती थी, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि ये तो गलत है, सरासर अन्याय है, क्योंकि अब तो यहाँ लगभग यहाँ के ये नागरिक हो गए हैं, तो इनको पंजीकरण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, सामूहिक रूप से लोगों को आमंत्रित किया कि आप ये उत्पीड़न जो सह रहे हैं इसको खत्म कीजिए, मैं वकील हूं, मैं यहाँ बैरिस्टर हूं और मैं आपके इस उत्पीड़न में आपकी सहायता करूंगा, ठीक है, आपको इससे निजात दिलाने में मैं आपकी सहायता करूंगा। तो वहां के जो लोग थे, चूंकि इंडियन ओपिनियन पत्रिका के माध्यम से वो प्रतिदिन संपादन करते थे, तो लोग वहां के पढ़ते थे ना, तो वो एक प्लेटफॉर्म पर उपस्थित हुए, एक जगह उपस्थित हुए और उन्होंने सामूहिक रूप से पंजीकरण प्रमाण पत्र को जलाना शुरू किया, ठीक है। तो वहां की जो गवर्नमेंट थी उनको उठा करके 1908 ईस्वी में, कब, 1908 ईस्वी में गांधी जी को इसके लिए जेल हुई। गांधी जी को जेल हुई पहली बार 1908 में, ठीक है। पहली बार 1908 ईस्वी में गांधी जी को क्या हुई है, जेल हुई है। और कुछ ही दिन बाद हालांकि गांधी जी को छोड़ दिया गया ना, और यहां पर उनकी बातें, जिस चीज के लिए वो विरोध कर रहे थे उसको मान लिया गया, ठीक है। गांधी जी को 1908 ईस्वी में जेल हुई, तो गांधी जी को न सिर्फ यहां पर भारतीयों को न सिर्फ पंजीकरण के विरुद्ध जो था वो सरकार ने आदेश दिए, बल्कि भारतीय रीति रिवाजों के हिसाब से, भारतीय रीति रिवाजों के हिसाब से और विवाह करने, समारोह मनाने इत्यादि का आदेश मिला, ठीक है। भारतीय बहुत खुश थे और इंडियन ओपिनियन पत्रिका के माध्यम से धीरे धीरे गांधी जी भारत में भी काफी फेमस हो रहे थे, ठीक है। 1910 ईस्वी में 1910 ईस्वी में गांधी जी ने टॉलस्टॉय फार्म
की स्थापना की। ये क्या था? टॉलस्टॉय फार्म। तो उनका एक जर्मन मित्र, जर्मन शिल्पकार था, उनका मित्र था गांधी जी का, और वो और गांधी जी ने मिलकर के जिन भारतीयों का जो पुनर्अधिवास कराने में उन्होंने मदद किया, कि जो मतलब प्लेटफॉर्म पर रहते थे या ऐसी जगहों पर रहते थे, उनको गांधी जी ने आवास दिलाने की कोशिश की। ठीक है, ये तमाम बातें हुई। गांधी जी ने 1910 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की। से एक प्रश्न पूछा जाता है सामान्यतः विद्यार्थियों से कि गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह कब किया, तो लोगों का सामान्य आंसर रहता है चंपारण सत्याग्रह। मैं कहना चाहूंगा कि चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का पहला सत्याग्रह नहीं था। ठीक है, गांधी जी ने सत्याग्रह का सफल सदुपयोग जो था ना, वो दक्षिण अफ्रीका से सीखा था। और दक्षिण अफ्रीका में कब? जब हमने देखा था कि 1906 ईस्वी में गांधी जी ने पंजीकरण पत्रों का विरोध किया था, उसी को पंजीकरण पत्र सत्याग्रह कहा जाता है। ठीक है, तो गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहां सीखा था? दक्षिण अफ्रीका में, और वही चीज लेकर के वो इंडिया में आए। तो हम गांधी जी का इंडिया में आगमन करा रहे हैं। ठीक है, जनवरी 1915 ईस्वी में गांधी जी भारत आया। गांधी जी भारत आए। प्रश्न पूछा जाता है किस जहाज से, तो मैं जहाज का नाम लिखना चाहूंगा। पानी वाली जहाज थी एस राजपुताना। SS राजपुताना नामक जहाज से गांधी जी पहली बार भारत आए और कोलकाता बंदरगाह पर ना, वहां पर उतरे। तो जैसा कि मैंने कहा था कि इंडियन ओपिनियन नामक मैगजीन के माध्यम से जो उन्होंने संपादन किया था दक्षिण अफ्रीका में, उसके माध्यम से भारत में, न सिर्फ दक्षिण अफ्रीका में बल्कि भारत में भी गांधी जी काफी फेमस हो गए थे। तो उनको देखने के लिए काफी बड़ा जनसैलाब उस कोलकाता बंदरगाह पर उमड़ा था। अब जब कहीं भीड़ हो जाती है तो तब भी और आज भी, ठीक है, तो वहां की लोकल गवर्नमेंट का ये कर्तव्य बन जाता है कि वहां पुलिस की वो लोगों की सुरक्षा के लिए, ताकि लोगों में भगदड़ ना हो, इसके लिए पुलिस को भेजे। तो उस समय भी पुलिस को भेजा गया। हाँ, तो जब गांधी जी भारत आए तो न सिर्फ आम जनता बल्कि भारत में जो बड़े बड़े चर्चित नेता थे, जैसे बाल गंगाधर तिलक, जैसे गांधी जी के राजनीतिक गुरु ना, इसके बाद जो है कि सैफुद्दीन किचलू, और भी तमाम लोग वहां पर गांधी जी के समक्ष उनकी जो कहते हैं स्वागत में उपस्थित थे। ठीक है, तो जब गांधी जी भारत आए तो उन्होंने निर्णय किया कि मैं यहाँ के राजनीतिक मुद्दों में कम से कम 3 साल तक राजनीतिक मुद्दों में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। हालांकि स्थितियां कुछ ऐसी हो गई कि बीच में ही उनको राजनीतिक मुद्दों में हस्तक्षेप करना पड़ा ना। उनको उनके गुरु थे, उन्होंने कहा था कि गांधी जी को कम से कम 3 साल तक भारत में आंख खुली, मुंह और कान, आंख और कान खोल करके मुंह बंद करके बिताना चाहिए। और गांधी जी ने वैसा ही किया। सिर्फ भारत को सुना, भारत का अवलोकन किया, भारत का भ्रमण किया, लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं कर रहे थे। 1916 ईस्वी में वो अपने गांव गुजरात चले गए और उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की। साबरमती आश्रम की स्थापना की उन्होंने 1916 ईस्वी में। थोड़ा सा उसके पीछे की यदि हम स्थितियों की बात करें भारत में ना,
तो 1916 ईस्वी में दो व्यक्ति थे, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने होम रूल लीग की मांग की थी। कब? 1916 ईस्वी में। थोड़ी सी अलग स्थितियां हैं ये, तो मैं इधर अलग लिख रहा हूं। 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना, होम रूल लीग की स्थापना की गई। हाँ, इसके माध्यम से बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट आजादी की सूचनाएं लोगों तक पहुंचा रहे थे ना। गांधी जी देश भ्रमण करने पर, जैसा कि उन्होंने कहा था कि सबसे पहले मैं भारत भ्रमण करूंगा ना, तो बिहार में एक जगह है, चंपारण जिला है, और चंपारण जिला के एक शिक्षक थे रामकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल। कई गाइडें रामकुमार शुक्ल लिखती हैं, राजकुमार शुक्ल। शुक्ल ने गांधी जी को आमंत्रित किया बिहार में चंपारण सत्याग्रह के लिए, चंपारण में बुलाया गांधी जी को चंपारण बुलाया। ठीक है, गांधी जी जब चंपारण गए, जैसे ही गांधी जी चंपारण पहुंचे थे ना, उनको वहां की जो चंपारण बिहार की लोकल गवर्नमेंट थी, उसने आदेश दिया कि जितना जल्दी हो सके चंपारण छोड़कर वापस चले जाओ। ठीक है, गांधी जी नहीं माने, वो टिके रहे, चंपारण में लगातार बने रहे। ठीक है, और वहां पर चंपारण सत्याग्रह को तिनकठिया सत्याग्रह भी कहा जाता है। मैं इसको आपको बताऊं यदि, तो 3/20 भाग पर वहां की गवर्नमेंट ने 3/20 भाग पर पहले कहा था कि नील की खेती की जाएगी। किसकी खेती? नील की खेती, नील की खेती की जाएगी। ठीक है, जब नील की खेती 3/20 भाग पर ये बाधित था, इसी को हम तिनकठिया कहते हैं ना। तो 19वीं सदी के अंत तक धीरे धीरे प्रिंटिंग प्रेस अस्तित्व में आ गया था, और इस नील के उपयोग को उसने क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। पर वहां की जो लोकल गवर्नमेंट थी, उसने नई किसी फसल को उगाने का आदेश नहीं दिया और लगान और मालगुजारी जारी रखा। इसी बात से प्रताड़ित थे चंपारण के किसान। तो गांधी जी ने उनके हक की बात करते हुए गवर्नमेंट से बात की, वहां की गवर्नमेंट से, और वहां पर जो है कि उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहां के जो जमींदार थे ना, उनसे कहा गया कि किसानों को तुम जो है कि मालगुजारी नहीं लोगे। ठीक है, तो 1917 ईस्वी में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया, चंपारण सत्याग्रह किया। इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है प्रथम सविनय अवज्ञा। ये प्रश्न पूछा जाता है कि गांधी जी का जो प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो कौन सा था? तो आप बड़े ही इत्मीनान से आप जवाब देंगे कि जो गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह था उसे ही प्रथम सविनय अवज्ञा कहा जाता है। ठीक है, ये आंदोलन गांधी जी का सफल रहा। ठीक है जी, ये आंदोलन गांधी जी का सफल रहा, और अंग्रेजों ने देखा था कि जब गांधी जी 1915 ईस्वी में भारत आए थे ना, तो उनके स्वागत में हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठी हुई थी। ये होम रूल लीग से अंग्रेज काफी परेशान थे। वो चाहते थे कि किसी तरह ये मांग बंद हो जाए, और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थी वो थी एनी बेसेंट। व्यक्तित्व जो था वो थी एनी बेसेंट, इससे जुड़ी हुई ना। तो अंग्रेजों ने चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का जब सफल हुआ, तो उनसे कहा गया कि देखिए,
आप जो है ना, ये जो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट मिलकर के पश्चिम बंगाल वहां पर महाराष्ट्र में होम रूलिंग की मांग कर रहे हैं, उनको किसी तरह से शांत कीजिए, ठीक है। तो 1917 में ही गांधी जी कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं, हाँ, और 1917 में एनी बेसेंट को कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाता है। एनी बेसेंट को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। तो जब कांग्रेस का अध्यक्ष पद दे दिया गया तो मजबूरन एनी बेसेंट को महाराष्ट्र से वापस आना पड़ा। अब महाराष्ट्र में सिर्फ बच गए थे बाल गंगाधर तिलक, जो आंदोलन को चला नहीं पाए, और कुछ ही दिन बाद होम रूलिंग आंदोलन अपने आप धीरे धीरे क्या हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है जी। यदि आगे के क्रम में हम बात करेंगे तो 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, इसको प्रथम भूख हड़ताल कहा जाता है। प्रथम भूख हड़ताल, ठीक है। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन प्रथम भूख हड़ताल कहा जाता है। 1918 ईस्वी अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो है उसे प्रथम भूख हड़ताल कहा जाता है। कैसे कहा जाता है इसको जरा देखेंगे। तो ये हुआ क्यों? अहमदाबाद के जो मिल के मालिक थे और वहां जो काम करने वाले मजदूर थे, उनके बीच विवाद हो गया था प्लेग बोनस को लेकर के। अहमदाबाद में प्लेग फैला हुआ था, मिलें बंद थी, प्लेग बोनस को लेकर के विवाद था कि कम से कम 50% बोनस दिया जाए। मजदूरों की ऐसी मांग थी कि कम से कम 50% बोनस दिया जाए, ठीक है। जबकि जो मिल के मालिक थे वो 20% बोनस देने के लिए तैयार थे। तो गांधी जी वहां पहुंचे और इसके बाद उन्होंने प्रस्ताव रखा कि बोनस कितना दिया जाना चाहिए। कम से कम बोनस 35% होना चाहिए, 35%। लेकिन मिल के मालिक लगातार 20% बोनस देने पर राजी थे, ठीक है। तो गांधी जी ने क्या किया, इस आंदोलन को और ज्यादा सक्रिय करने के लिए भूख हड़ताल की। पहली बार गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठे। अनशन जिसको कहते हैं, भूख हड़ताल करना इस समय जैसे कि हमारे अन्ना हजारे जी कर रहे थे, भूख हड़ताल के गांधी जी के इस आंदोलन को खूब इस्तेमाल किया उन्होंने, है ना। तो भूख हड़ताल पर बैठ गए और विवश होकर के मिल मजदूर मालिकों को 35% बोनस देने पर विवश होना पड़ा। और इस प्रकार से गांधी जी का जो दूसरा आंदोलन था, पहला कौन सा, चंपारण सत्याग्रह, वो भी सफल रहा। दूसरा आंदोलन जो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन था वो भी सफल रहा। इसके बाद आगे यदि हम बात करें तो आगे के क्रम में 1918 ईस्वी में ही 1918 ईस्वी में ही, ठीक है, खेड़ा, गुजरात में जगह है खेड़ा, खेड़ा आंदोलन गांधी जी ने किया था, ठीक है। खेड़ा आंदोलन को प्रथम असहयोग कहा जाता है। ये क्या था? खेड़ा आंदोलन में ये हुआ कैसे ना, पहले तो हम इसकी बात करते हैं। तो गुजरात के खेड़ा नामक स्थान पर 1718 ईस्वी में काफी भीषण अकाल पड़ा था। कुछ भी, कोई भी फसल नहीं हुई थी। तो सामान्यतः जो नियम होता है कि यदि
कोई फसल पैदा ही नहीं होगी। भाई जब फसल ही नहीं पैदा होगी तो किसान मालगुजारी कैसे देगा ना। तो सामान्यतः तो ये होना चाहिए कि जब फसल पैदा नहीं हुई है तो मालगुजारी नहीं दी जानी चाहिए, और यही होता भी है। लेकिन वहां की जो गवर्नमेंट थी, लोकल गवर्नमेंट, वो लगातार मालगुजारी लेने के लिए तत्पर थी और लोगों को मालगुजारी देने के लिए टॉर्चर करती थी, विवश करती थी। इस चीज के लिए गांधी जी ने आवाज उठाई खेड़ा में, और उन्होंने क्या किया, प्रस्ताव रखा कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ये जो किसानों से मालगुजारी ली जा रही है वो नहीं होनी चाहिए। और गांधी जी के आंदोलन के माध्यम से वहां की गवर्नमेंट मानी कि ठीक है, मजदूरों से मालगुजारी नहीं ली जाएगी, और इस प्रकार से गांधी जी का तीसरा आंदोलन जो खेड़ा आंदोलन था वो भी सफल रहा। ठीक है, अब आगे के क्रम में यदि बात करें तो 1919 ईस्वी में रोलेट एक्ट भारत आ गया। रोलेट एक्ट भारत आया। रोलेट एक्ट भारत आया, ठीक है। ये सर सिडनी रोलेट, सर सिडनी रोलेट के निर्देश में भारत आया था। ये क्या था, तो ये जितने भी इधर आंदोलन, क्योंकि आप देखेंगे कि 1905 के बाद भारत में आंदोलनकारी गतिविधियां काफी बढ़ गई थी ना, तो उनका जायजा करने के लिए और साथ में कहां कहां जो क्रांतिकारी हैं भारत में वो कहां तक फैले हुए हैं इसकी जांच करने के लिए सर सिडनी रोलेट ने रोलेट एक्ट के नाम पर एक एक्ट भारत भेजा था। इससे पहले 1909 में एक एक्ट भारत आया था मार्ले मिंटो सुधार के नाम पर, ठीक है। तो इस एक्ट में उन्होंने कहा क्या कि देखिए, कोई भी गवर्नमेंट यदि कोई भी आपातकाल की स्थिति होती है तो गवर्नमेंट को सीधा सा ये अधिकार होता है कि वो किसी को भी जब चाहे गिरफ्तार कर सकती है, गिरफ्तारी का आदेश दे सकती है। लेकिन शांति काल में ऐसा नहीं किया जाता सामान्यतः ना। लेकिन इस रोलेट एक्ट में क्या कहा गया कि जब भी चाहे स्थानीय शासन, स्थानीय सरकार लोगों को गिरफ्तार कर सकती है, उन्हें जेल में डाल सकती है, उनसे पूछताछ कर सकती है। तो यहाँ पर दो व्यक्ति, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, पढ़े लिखे लोगों को, और देखो नॉर्मल क्या होता है कि किसान लोगों को क्या पता कि क्या गवर्नमेंट क्या पॉलिसियां होती है, क्या क्या संवैधानिक चीजें होती हैं, ऐसा कुछ उनको पता नहीं था। किसान बेचारे सोचते थे चलो ठीक है, गवर्नमेंट जो कर रही है वो अच्छा कर रही है। लेकिन पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, ये दो लोगों ने कहा ये तो गलत है भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब संक्रमणशील स्थितियां होती तो जो आप कर रहे हैं वो अच्छी थी, लेकिन स्थितियां सामान्य हैं और सामान्य स्थितियों में जो कर रहे हैं वो आप अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने 6 अप्रैल 1919 को लोगों को इकट्ठा करके इसके बारे में समझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक भगदड़ मच गई थी, ठीक है, पुलिस कर्मचारियों के आ जाने की वजह से ना। तो ऐसा क्या हुआ कि 9 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू व सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। तो जो वहां के लोग थे उनको जब ये बात पता चली तो उन्होंने कहा ये तो ठीक नहीं है। तो और जो लोग थे, जो क्रांतिकारी लोग थे, उन्होंने 13 अप्रैल 1919 को 13 अप्रैल 1919 को पंजाब में एक जगह है जलियांवाले बाग में कुछ क्रांतिकारियों ने वहां पर एकत्रित किया लोगों को और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल के गिरफ्तारी के विरुद्ध में लोगों को इकट्ठा किया, उनको बताया, ठीक है।
और इस बात की जो खबर थी वो जनरल डायर को लग गई। जनरल डायर को लग गई। 13 अप्रैल 1919 को इनके सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल के गिरफ्तारी के विरोध में लोग इकट्ठे हुए। इस बात की जब सूचना जनरल डायर को लगती है तो आप जानते हैं जलियांवाले बाग में एक ही एंट्री गेट और वही एग्जिट गेट है, वही एंट्री गेट है और वही एग्जिट गेट है, अर्थात एक ही गेट है। और जलियांवाले बाग में जलियांवाला बाग हत्याकांड इसको कहते हैं ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड इसको कहते हैं। जनरल डायर ने अपने पुलिस कर्मचारियों को आदेश दिया कि वहां पर जलियांवाले बाग में जितने भी लोग इकट्ठे हैं उनके ऊपर गोलियां बरसाई जाए और गेट की तरफ सारी बंदूकों का मुख करके दनादन गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। हजारों की संख्या में बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, महिलाएं मारी गई। यहां तक कहा जाता है कि जलियांवाले बाग में एक कुआं था, अपनी जान बचाने के लिए लोग उस कुएं में कूदना शुरू कर दिए और इतनी ज्यादा मात्रा में लोग कुएं में कूदे कि वो कुआं लाशों से पट गया। कहा जाता है कि जब निकाला गया उसमें से तो हजारों की संख्या में लोग निकले, एक आध दो की सांसें चल रही थी, बाकी सब के सब मृत अवस्था में पाए गए। इस बात से पूरा देश हतप्रभ रह गया कि कोई इतना बड़ा नरसंहार कैसे कर सकता है। ठीक है, लोगों में असंतोष व्याप्त हो गया और जब लोगों में असंतोष व्याप्त हुआ उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी कि ये हिंसात्मक सरकार है, हिंसक प्रवृत्ति की सरकार है, ये भारतीय लोगों के लिए सही नहीं है। ठीक है, और उन्होंने मांग की कि ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है इसकी जांच की जानी चाहिए। तो 14 अक्टूबर 1919 को इसकी जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया और उस कमेटी को कहा जाता है हंटर आयोग। हंटर आयोग, ठीक है। हंटर आयोग का जो गठन किया गया था वो एडविन, गठन किसने किया था? एडविन मॉन्टेग्यू ने। ठीक है, ये क्या था? तो हंटर आयोग को यह आदेश दिया गया था। इसमें 3 वकील थे, इंग्लैंड के हाई कोर्ट के 3 वकील थे और इसकी जांच के लिए आए थे ना। इसमें जनरल डायर को उपस्थित होने के लिए कहा गया इस आयोग के सामने। और जैसा कि जनरल डायर को पहले से ही पता था कि मैंने जो किया है, उसको लगता था ना जनरल डायर को कि मैंने जो किया है वो सही किया है, उस स्थितियों को नियंत्रित करने के लिए यही एकमात्र तरीका था। और जनरल डायर जब इस आयोग के सामने आता है तो उसने साफ तौर पे कह दिया कि मैंने अपने राष्ट्र की सेवा की है और उस स्थितियों के लिए यही सबसे उचित था। और एकदम मतलब अजीब तरीके से कहता है। फिर भी वहां के जो वकील थे, जो जज थे, उन्होंने आयोग जनरल डायर को छोड़ दिया। उसके खिलाफ थोड़ी बहुत कार्यवाही हुई और इसके बाद छोड़ दिया गया। लोगों में और ज्यादा असंतोष व्याप्त हो गया और आगे के क्रम में हम देखेंगे कि कैसे गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन शुरू की। वो खिलाफत आंदोलन किस प्रकार से असहयोग आंदोलन का रूप ले लेता है और कैसे जो है कि 5 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन के दौरान गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर चौरी चौरा हत्याकांड होता है और किस तरीके से हत्याकांड चौरी चौरा के बाद असहयोग आंदोलन बंद होता है और स्वराज्य पार्टी की गठन होती है। ये सारी बातें हम लोग आगे के क्लास में करेंगे। तब तक के लिए